हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीए परिवार में स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी का भूगोल कर रहे थे, जिसमें हम लोग पृथ्वी का परिमंडल कर रहे थे। तो हम लोग भूमंडल कर लिए थे, आज वायुमंडल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारा पेन ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, वायुमंडल। आज हम लोग वायुमंडल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। कहता है हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस से एक हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से किस चीज़ से घिरी हुई है? तो गैस के एक परत से घिरी हुई है। देखेंगे आप, ये कहता है गैस के एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल हम किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से एक गैस की परत, पतली परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। देखिए आगे कहता है वायु की यह पतली परत यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। क्या कहता है? वायु की यह पतली परत यह इस ग्रह के लिए महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। क्या कहता है? वायुमंडल हम किसे कहते हैं? तो जो चारों तरफ से गैस की पतली परत से घिरा हुआ होता है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और ये वायुमंडल, जो वायु का जो परत है, हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट, मतलब वायु का जो एक परत है, ग्रह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट भाग है, जो हमारे लिए वायु प्रदान करती है, जिसे हम सांस ले सकते हैं। अगर वायुमंडल ना हो और यहाँ पर वायु जैसे ऑक्सीजन गैस नहीं हो, तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। और ऑक्सीजन के बगैर आप लोगों को पता है कि थोड़ी ही देर में लोग का सांसें और चलना बंद हो जाता है। तो वही कहता है, आगे कहता है यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। जैसे सूर्य से बहुत सारे पराबैंगनी किरण, ये जो किरण आती है, इससे हमें बचाती भी है। कौन सी परत जो बचाती है हमें? तो ये वायुमंडल ही है जो हमें बचाती है। आगे कहता है वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। वायुमंडल कितने ऊंचाई तक फैली हुई है? तो देखेंगे आप, ये 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। फिर कहता है फैला है यह। फिर कहता है वायुमंडल को, उसके घटकों, तापमान, अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से कुछ शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा ब्रह्मंडल कहते हैं। वायुमंडल भी बोलते हैं। क्या कहता है? वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल उसके घटक, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बांटते हैं। वायुमंडल को हम लोग कितने परत में बांटते हैं? तो इसे 5 परत में बांटते हैं। कितने में? 5 परत में। किसके आधार पर? तो कुछ घटक होता है, घटक हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, तापमान होगा, और कुछ अन्य आधार पर भी इसे 5 परत में बांटते हैं। जो इन परतों को पृथ्वी की सतह से, यानी पृथ्वी की सतह से इसका शुरुआत होता है। जो सबसे पहले पृथ्वी का जो सबसे नज़दीक का मंडल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे, क्षोभ मंडल के बाद आप देखेंगे तो समताप मंडल है। क्या है? समताप मंडल है। इसके बाद आप देखेंगे तो आगे देखेंगे तो मध्य मंडल है। फिर उसके मध्य मंडल के बाद का देखेंगे तो आपका आयन मंडल हो जाएगा। और इसके बाद सबसे ऊपर का भाग करें अंतरिक्ष में जो, तो ये हमारा बाह्य मंडल हो जाता है। देखिए हमारे ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कहता है वायुमंडल के विभिन्न परत। देखिए जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं,
ये हमारा है, जो आप देख रहे हैं हमारा क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं, सारे जो भी घटनाएं घटती है, कौन सी? मौसमी घटना। मौसमी घटना जो घटता है कहाँ घटता है? क्षोभ मंडल में। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक होता है। मौसमी घटनाएं किस परत में घटती है? तो ये क्षोभ मंडल में घटती है। सारी मौसमी घटनाएं जो भी है क्षोभ मंडल में घटती है। इसके बाद देखेंगे आप सब समताप मंडल है। हमारे जो वायुयान है वो आपको समताप मंडल में ही उड़ान भरती है, क्योंकि क्षोभ मंडल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, कहीं बादल है तो कहीं कुछ, तो जिसके यहाँ पर वायुयान का दुर्घटना होने का ज़्यादा संभावना बनता है, जिसके वजह से क्षोभ मंडल में ना ये या उड़ान भर के ये समताप मंडल में करती है, क्योंकि समताप मंडल का जो परत है एकदम समान है। क्या है? समान है, जिसके वजह से इस मंडल में ही ये उड़ान भरती है। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा मध्य मंडल है। क्या है? मध्य मंडल है। और इसके बाद आप देखेंगे मध्य मंडल के बाद देखेंगे तो आपका आयन मंडल है। और अंतरिक्ष में जो सबसे बाहरी अंतरिक्ष का जो भाग होता है वही, इसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं या ब्रह्म मंडल बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जैसे इस तरह के जो बैलून की तरह होता है या अंतरिक्ष यान, ये सब इस भाग में ही उड़ान भरते हैं। अगर हम एक और ओजोन परत की बात करें, क्या है? ओजोन परत, तो ये आपको समताप मंडल के ऊपर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? समताप मंडल के ऊपर। इसकी लंबाई ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 20 से कहीं 50 किलोमीटर भी मिलेगा आपको, कहीं कहीं 16 से 40 किलोमीटर भी मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब आगे हम देखते हैं। देखिए आगे कहता है, देखेंगे आप लोग, कहता है वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना हुआ है। वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना हुआ है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। किसका? यहाँ पर साफ एवं शुष्क हवा है जो 99% भाग पर बहता है। इसके बाद कहता है आयतन के अनुसार नाइट्रोजन गैस 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? तो 78% है। इसके बाद कहता है ऑक्सीजन लगभग कितना प्रतिशत है? 21% है, लेकिन अभी वर्तमान में 20.95 हो गया है। ये कभी घट भी सकता है, लेकिन नाइट्रोजन वो ही हमेशा बना रहता है। इसके आगे कहता है तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसकी मात्रा 0.03% होता है। कितना होता है? 0.03%। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड की। और आर्गन की बात करें तो इसका होता है 0.093। इसका मुझे कन्फर्म याद नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे कहता है यानी ये दोनों को मिला के, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के दोनों कितना हो जाता है? ये लगभग दोनों मिला के 1% हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहता ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। अगर हमारे पृथ्वी या वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा एकदम समाप्त हो जाएगी, नहीं रहेगी, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारी सांसें रुक जाएगी। जैसे आप अभी दिल्ली में देख रहे होंगे जो वायु प्रदूषण का घटना रोज़ पेपर में, न्यूज़ में आप देखेंगे कि मिल रहा है, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो गया, जिससे वहाँ के लोगों का दम, जैसे सांसें फूल रहा है, दम घुट रहा है, सीने में जलन हो रहा है। इस बहुत सारे, जैसे अभी हमारे पटना का भी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा लेवल पर चल गया है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है जबकि, क्या कहता है, जबकि नाइट्रोजन प्राणी की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन की क्या कार्य क्या है? जैसे ऑक्सीजन का कार्य है कि हम इससे सांस लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का कार्य क्या है? नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी जो भी प्राणी हैं, जो भी प्राणी है, जंतु या पादप, उन लोग को वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके बाद आगे कहता है कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? तो पृथ्वी पर छोड़ी गई गैसों को यानी ऊष्मा को अवशोषण करती है। जबकि ऑक्सीजन से हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और नाइट्रोजन क्या करता है? ये प्राणी के वृद्धि करता है। अब देखिए आगे कहता है अवशोषित करता है, अवशोषित करता है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य क्या है? पृथ्वी को गर्म करना और पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई जो भी ऊष्माएं हैं उसे अवशोषित करना। इसके आगे कहता है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और किस कार्य के लिए आवश्यक है? तो पौधे के वृद्धि के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और किस कार्य के लिए आवश्यक है? तो पौधे के वृद्धि के लिए। चलिए आगे कहता है ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। ऊंचाई के साथ क्या होता है वायुमंडल में? तो इसकी घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होती है। अगर आपसे पूछता है कि वायुमंडल का जो घनत्व है वो सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, अगर ऑप्शन में समुद्र तल है, फिर आपको बोल देगा वायुमंडल, स्थल मंडल, कोई भी, तो आपका अगर समुद्र है तो आप समुद्र आंसर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक होता है। इसके बाद कहता है जैसे जैसे हम, क्या कहता है? जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से के साथ घटता है। अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे अगर आप माने कि आप क्षोभ मंडल से समताप मंडल के में जाएंगे तो यहाँ पर आपका मान लीजिए कि 0 है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, या 1 है तो मान लीजिए कि 0 हो जाएगा। वही कहता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल का जो घनत्व है वो घट जाता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो समुद्र तल पर होता है। चलिए आगे देखते। कहता है आप जानते हैं कि, क्या कहता है? आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने की कठिनाइयाँ होती है। जैसे आप सुनते होंगे कि जैसे हम कोई भी लोग या इंसान पर्वत पर जब चढ़ाई करता है तो उसकी सांसें फूलने लगती है और सांस धड़कनें ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा जो है घट जाती है, यानी घनत्व घट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ हम मतलब बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पर्वतारोहियों का सांस फूलने लगता है। यहाँ तक अगर आप देखेंगे कि भारतीय सेना जो है उन लोगों को भी बहुत कठिनाई होता है ऊंचाई पर जाने के बाद, तो वही आपको बताता है। इसके आगे देखेंगे, कहता है ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे देखें कि एवरेस्ट चोटी पर जो भी लोग चढ़ाई करता है अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है पीठ पर, लेकिन हमारे भारतीय सेना के पास इतना नहीं है कि उन्हें हर पर व्यक्ति या पर सेना को सिलेंडर दिया जाता है। वही कहता है आपको जैसे जैसे, देखिए फिर आगे कहता है जैसे जैसे हम, क्या है? जैसे जैसे हम क्या कहता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, क्या कहता है? जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। अब जैसे देखेंगे कि हम
हमारे जो बिहार यूपी जो हो गया ये मैदानी क्षेत्र में, यहाँ का तापमान लगभग लद्दाख और हिमाचल इस सब से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लद्दाख है या जम्मू कश्मीर, हिमाचल जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम सब जो है हम लोग से ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो वहाँ हमेशा बर्फ़ मतलब बर्फ़ का चादर पड़ रहता है। क्या रहता है? बर्फ़ का चादर से ढका रहता है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई अधिक है, तापमान कम हो जाती है। तापमान जब कम होगी तो वहाँ का तापमान गिरेगी तो जो भी वहाँ वायु घनत्व है वो बर्फ़ में बदल जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा बर्फ़ की चादर रहती है। तो वही कहता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घट जाता है, तापमान भी घट जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर भी दबाव डालता है, लेकिन हम लोग अनुभव नहीं करते क्योंकि वायुमंडल के दबाव से ज़्यादा हम लोग के बॉडी का दबाव होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसका अनुभव नहीं करते। लेकिन फिर भी आपको देखिए, अगर प्रश्न होता है क्या वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, तो आप लोग का होगा जी हाँ होगा इसमें। वही आगे कहता है, देखिए यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। अब इसकी स्थान में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर इसका तापमान, इसका दबाव जो है अधिक होता है। क्या होता है? सॉरी, भूमध्य रेखा पर इसका दबाव शून्य होता है, जबकि ध्रुव पर देखेंगे इसका दबाव सबसे अधिक होता है। वही कहता है, आगे देखिए कहता है अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जहाँ पर निम्न तापमान होता है, जैसे आप एक मैप लेते हैं, मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ये मान लीजिए ये जो भाग है यहाँ पर उच्च दाब होता है, और जबकि ये जो भाग है निम्न दाब होता है, इसलिए वायु इस तरफ की ओर चलता है, ना कि उच्च दाब की ओर चलता है। तो वही कहता है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु किसे हम पवन बोलते हैं? तो जो भी वायु गतिशील होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। जैसे पछुआ पवन हो गया, लू हो गया, ये भी एक तरह के पवन ही है। तो वही आपको कहता है, जिसका स्थानीय नाम लू होता है। तो वही आपको कहता है कि वायु उच्च दाब से किधर की ओर जाती है? निम्न दाब की ओर जाती है। आपसे प्रश्न पूछता है, अगर याद रहता है तो आप लोग से बन जाएगा। वही कहता है कि जो वायु गतिशील होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं, या पवन कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया वायुमंडल। अब हम देखते हैं जीवमंडल। देखिए ये हमारा जीवमंडल है। क्या है? जीवमंडल। जीवमंडल है। देखिए कहता है जीवमंडल, क्या कहता है? जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवमंडल क्या है? स्थल, जल तथा हवा के बीच के एक सीमित भाग है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जीवमंडल हम किसे कहते हैं, तो आपके प्रश्न में जैसे ही ऑप्शन होगा कि जहाँ जिसे हम स्थल, जल तथा हवा के बीच के सीमित भाग को हम जीवमंडल कहते हैं, तो आप आसानी से लगा लीजिएगा। वही आप यहाँ पर भी कहता है, यह वह भाग है। क्या कहता है? यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवमंडल जो है जिसमें जीवन मौजूद है। क्या है? कहता है यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। देखिए आगे कहता है यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाए जाते हैं। देखिए कितना अच्छा बात कहता है कि यहाँ पर जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो जीवमंडल में। जीवमंडल ऐसा है जहाँ स्थल, जल और वायुमंडल तीनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। वही कहता है, इसके बाद कहता है
कि जो कि सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी आकार के भी पाए जाते हैं। इसके क्या कहता है, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। क्या कहता है, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। ये हमारा हो गया क्या, जीव मंडल। इसके बाद कहता है जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग हैं। जीव मंडल के प्राणी कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं। देखेंगे आप लोग, दो प्रकार के हैं। एक हो जाएगा जंतु जीव और दूसरा हो जाएगा पादप जीव। तो वही आपको कहता है दो प्रकार के यहाँ पाए जाते हैं, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। फिर कहता है विभक्त किया जा सकता है इन्हें पृथ्वी के ये तीन परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। पृथ्वी के तीन मंडल जो है आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैसे आप देखेंगे, हम जीव मंडल किसे बोलते हैं, देखेंगे आप। और इस भाग को जो आप देख रहे हैं, इस भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारा वायुमंडल हो गया, इसे हम ले लेते हैं स्थल मंडल के, और ये हमारा हो जाता है जल मंडल। और देखेंगे तीनों से परस्पर क्रिया करता है। इस भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीव मंडल। यहाँ पर स्थल, जल और हवा तीनों की बीच एक सीमित भाग है। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक सीमित भाग है, इसे क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। और इस जीव मंडल में दो प्राणी रहते, दो प्रकार के प्राणी रहते। कितने, दो प्रकार के, एक जंतु जगत की और दूसरे पादप जगत की। पादप जगत हम उन्हें कहते हैं जिसमें पेड़ पौधा जो भी आते हैं, और जंतु जगत में आपके मनुष्य से लेके पक्षी कीट ये सब कुछ आते हैं। चलिए आगे कहता है, क्या कहता है, परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। क्या कहता है कि जो तीन परिमंडल हमारे पृथ्वी पर है वो पारस्परिक जो है क्रिया करते हैं और किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। क्या करते हैं, किसी न किसी रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वन काटा जाए तो इसके ढुलाई भाग पर ढलुआ भाग पर मिट्टी कटाव तेजी हो जाता है। जैसे कह रहा है ये कि अगर हम लकड़ी के लिए वन को काटते हैं, अगर वन काटते हैं वहाँ ढलुआ भाग है तो वहाँ मिट्टी का कटाई होता है। क्या होता है, मिट्टी का कटाई भी तेजी से होने लगता है, जिससे मृदा क्षरण होता है। क्या होता है, मृदा का क्षरण होता है। किसके कारण से, तो वन के काटने से। इसके बाद कहता है तेजी से होने लगता है। इसी बात कर कहता है इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। भूकंप से क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। सतह में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके क्या कहता है, परिवर्तन हो जाता है। हालांकि नहीं, सॉरी, कहता है हाल ही में सुनामी
के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। जैसे देखेंगे कि 2004 में सुनामी आया था बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में 2004 में सुनामी आया था। इसका अगर केंद्र की बात करें तो इसका केंद्र सुमात्रा द्वीप के पास में था, लेकिन जिसकी वजह से हमारे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसके कुछ भाग डूब गए थे, जो कि अभी भी डूबा हुआ है। तो वही आपको कहता है कुछ भाग पानी में डूब गया। झील तथा नदियाँ में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। जैसे कि कहता है कि जो नदी और झील है जो दूषित हो जाता है उसकी पानी, जैसे आर्सेनिक ये सब जो भी है, पारा, ये सब का अगर मात्रा उसमें अधिक हो जाता है तो मनुष्य के प्रयोग या उपयोग के लायक नहीं रह जाता है। तो वही आपको यहाँ कहता है यह जल दूसरे जीवों को भी प्रभावित करता है। जैसे जलीय जीव है तो उसमें जैसे अगर वो जल दूषित होता है तो जलीय जीव भी प्रभावित होता है और उनकी जीवन पर संकट आ जाती है। तो वही कहता है। फिर आगे देखिएगा, कहता है देखिए आगे कहता है उद्योग क्या है? उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जन पदार्थ वायु को भी प्रदूषित करता है। जैसे हमारे वायु तो वायुमंडल में है, लेकिन हम लोग स्थल मंडल में जो भी है, उद्योग स्थल मंडल में होता है, यहाँ तक कि गाड़ी भी स्थल मंडल में चलता है। लेकिन जो इनसे जहरीली गैस जो निकलते, जैसे अभी आप देख रहे हैं दिल्ली का जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, चर्चा में है वायु प्रदूषण, तो वो गाड़ी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, और यहाँ तक कि पराली के जलाने से भी प्रदूषित हो रहा है वायु। तो उससे हम लोग काम तो कर रहे हैं कहाँ? स्थल मंडल पर यानी भूमंडल पर, लेकिन प्रभावित क्या कौन सा मंडल हो रहा है? तो वायुमंडल हो रहा है। तो वही कह रहा था कि कहीं ना कहीं ये तीनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। वही आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप उदाहरण में देखेंगे कि काम हो रहा है वह कहाँ? स्थल मंडल पर, लेकिन प्रभावित हो रहा है वायुमंडल। इसके आगे कहता है कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होता है। अब देखिए ऊपर तो पहले स्थल मंडल से वायुमंडल प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब वायुमंडल में जो गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा में अगर अधिक वृद्धि हो जाए, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो हमारे पृथ्वी भी प्रभावित होता है। क्या होता है? जैसे स्थल मंडल भी प्रभावित होता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ही हो रहा है। तो वही कहता है कि वायुमंडल से अब स्थल मंडल भी प्रभावित हो रहा है, जिससे क्या होता है? पृथ्वी का तापमान इसमें वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहता क्या कह रहा था? कहीं ना कहीं एक दूसरे से तीनों मंडल जो है, परत है, परिमंडल वो प्रभावित होता है। तो देखिए जैसे में आप पहला यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल, इसके ऊपर भी एग्जाम्पल था कि स्थल मंडल से वायुमंडल प्रभावित हो रहा है और वायुमंडल से स्थल मंडल प्रभावित हो रहा है। अब आगे देखिए कहता है इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। जैसे इसे हम भूमंडलीय तापन को एक ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। जो कि CO2 की मात्रा बढ़ने से होती है, जिसके वजह से देखेंगे अभी बहुत सारी जलवायु घटनाएं भी घट रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु घटना भी घट रही है, जो कि पेरिस सम्मेलन है। क्या है? इसी पर आधारित है पेरिस का सम्मेलन, जो आप COP28 देखे होंगे, जो हाल ही में सऊदी अरब में इसका सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ है? COP20 का सऊदी अरब में। सऊदी अरब में सम्मेलन हुआ है 2023 के।
यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री गए थे, क्या गए थे, पीएम मोदी गए थे। ये आप लोग का करेंट भी हो गया। और इससे जुड़े हुए ये जो है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इस सब से जुड़ा हुआ है। और ये पेरिस कहाँ है, फ्रांस की राजधानी है। पेरिस कहाँ है, तो ये पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो यूरोप में स्थित है। कहाँ है, यूरोप में स्थित है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे कहता है, देखिए, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। क्या कहता है, स्थल मंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल को, तीनों को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उसको सीमित उपयोग की आवश्यकता है। जैसे आप सतत विकास देखेंगे, क्या है, सतत विकास, विकास लक्ष्य जो है 2030, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन के सीमित उपयोग पर ही आधारित है। क्या है, सतत विकास। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आज का क्लास हमारा यहाँ ही समाप्त होगा। थोड़ा ये देख लीजिए, हमारा क्या है, वायुमंडल है। देखिए यहाँ हमारा वायुमंडल है, और ये जो आप देख रहे हैं हमारे बादल है। क्या है, ये बादल है। देखिए वर्षा करा रहा है, जो बादल है। और ये वायुमंडल में कौन से जीव रहते हैं, पक्षियाँ रहते हैं जो उड़ते हैं। इसके बाद ये देखिए हमारा क्या है, स्थल मंडल है। स्थल मंडल पर जीव जंतु, मतलब जैसे पादप जो भी हो गए, पादप जगत जो है वो स्थल मंडल और जल मंडल में रहते हैं, वो वायुमंडल में नहीं रहते हैं। और यहाँ पर मनुष्य और कीट पतंग जो भी हैं वो स्थल मंडल पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, स्थल मंडल पर। आप ये देख रहे हैं, जैसे घर हो गया, ये देख रहे हैं ऊँट है, ये देख रहे हैं आपका पौधा है, पेड़ है, यहाँ देखिए शेर है, ये देखिए गेड़ा आपका है, जो भी है, देखिए हिरन है। यानी जो भी है पादप और जंतु, पादप जगत के और जंतु जगत के जो भी चीज़ें हैं वो आपको स्थल मंडल पर मिलेंगे, और कुछ पादप जगत या जंतु जगत के चीज़ें आपको जल मंडल में मिलेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं क्या है, मछली है। तो आप समझ गए होंगे। ये आपका 6 क्लास का था, NCERT था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम वायुमंडल किसे बोलते हैं और स्थल मंडल, जल मंडल। तो आज तक का क्लास हमारा यहीं था। अगले क्लास में बाकी देखेंगे। थैंक यू।